गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डी एलिमिनेट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व किया था। आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का प्रोसीजर लगभग सेम ही है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराने वाला हूँ। A rod of length 2a resolve with uniform angular velocity omega about a vertical axis through a smooth joint at extremity of the rod. Show that it describe a cone of semi-vertical angle alpha. Then show that omega square is equal to 3g upon 4a cos alpha. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपकी एक रॉड है जिसकी लेंथ 2a है और उसकी एक एक्सट्रीमिटी मतलब उसके एक एंड पॉइंट पर एक जॉइंट है। जॉइंट पे क्या हो रहा है, हम लोगों ने एक वहाँ से लाइन ड्रॉ की है। अब उस लाइन के अबाउट ये जो रॉड है वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। और रिवॉल्व कर रही है किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ में, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ में। अब इन्होंने बोला है कि इस रॉड और उस लाइन का बीच का जो एंगल है वो कितना है, अल्फा है। तो आप ये प्रूफ कीजिए कि जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी वो ये होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सो भाई, मैंने मान लिया कि OA मेरी एक रॉड है जिसकी लेंथ 2a है और G जो है इसका CG है इस रॉड का, जो बिल्कुल इस रॉड के मिड पॉइंट पर है, यानी कि OG की डिस्टेंस स्मॉल a है और GA की डिस्टेंस स्मॉल a है। इसी के एक्सट्रीमिटी यानी कि इसके एक एंड पॉइंट O से हम लोगों ने एक लाइन OZ ड्रॉ कर ली है, जिसके अबाउट ये जो रॉड है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। और किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ में रोटेट कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ में। इस रॉड और इस लाइन के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है। सो हमको ये प्रूव करना है कि ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। ठीक है, तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया था, मेरी क्वेश्चन की अप्रोच बिल्कुल वैसे ही रहेगी, पूरा प्रोसीजर हमारा वही रहेगा। एक या दो जगह पर कुछ चेंज आएगा तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। वही काम हम लोग करेंगे कि भाई यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट PQ कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ डेल्टा x है। हम लोग इस PQ का रेवोल्यूशन इस लाइन के अबाउट निकालेंगे और जो भी इसका रेवोल्यूशन आएगा उसको 0 से 2a के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो ड्रॉ किया उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लेट अस कंसीडर OA बी अ रॉड ऑफ लेंथ 2a एंड मास कैपिटल M which is free to turn about the vertical axis through a smooth joint at extremity O। यानी कि मैंने मान लिया हमारी एक रॉड है जो अपने एक जॉइंट O के अबाउट क्या कर रही है, पूरी तरीके से रोटेट कर रही है। आगे अगर उसका मास m है और लेंथ 2 है तब मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, देन मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड OA इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सबसे पहले निकाल लिया था क्योंकि इसका हम लोग आगे यूज़ करेंगे। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया है। सिंस द रॉड इज मूविंग अबाउट OZ, चूँकि जो रॉड है वो OZ के अबाउट मूव कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ में, एंड मेक एन एंगल अल्फा विथ द लाइन OZ के साथ में अल्फा एंगल बना रही है। टू प्रूफ, तो हमको प्रूफ क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू ये प्रूफ करनी है। फॉर दिस यानी कि इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर एन एलिमेंट PQ ऑन द रॉड OA रॉड पर एक एलिमेंट PQ कंसीडर करेंगे। किस तरीके से कि उस PQ की लेंथ डेल्टा x है और मास कितना है, डेल्टा m है। अब डेल्टा m की अगर वैल्यू निकालें तो क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ में उस PQ एलिमेंट की लेंथ का मल्टीप्लाई कर दें। सो उस PQ का मास निकल आएगा। सो मास पर यूनिट लेंथ m/2a था और लेंथ कितनी थी, डेल्टा x। ये वैल्यू हमें मिल गई किसकी, PQ की मास की। अब हम क्या करेंगे कि भाई इस P पॉइंट से इस OZ लाइन पर एक परपेंडिकुलर PM ड्रॉ करेंगे। अब मैं आपसे पूछूं इस PM की लेंथ कितनी होगी, भाई एंगल के सामने वाली लेंथ कितनी होती है, x sin अल्फा, और ये कितनी होगी, x cos अल्फा। अगर मैं पूछूं इसी तरीके से इस GM की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है तो ये a sin अल्फा हो जाएगी, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक की x थी तो ये x sin अल्फा हो गई थी। इन दोनों वैल्यूज़ का आगे हम लोग यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया है। अब आगे नाउ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर PM। अब हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर PM ड्रॉ किया है। किस तरीके से कि PM की वैल्यू x sin अल्फा है, किस पर, OZ लाइन पर। अब सिंस द रॉड इज मूविंग, चूँकि रॉड आपकी क्या कर रही है, मूव कर रही है, सो एलिमेंट PQ भी क्या करेगा, मूव करेगा। अब जब एलिमेंट PQ मूव करेगा तो वो एक सर्कल को फॉर्म करेगा। अब उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, भाई ये एलिमेंट PQ है, अब ये रिवॉल्व करेगा तो इसकी रेडियस इतनी तो होगी PM के बराबर, और PM हमारा कितना है, x sin अल्फा। तो इसलिए जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस होगी x sin अल्फा। अब जब वो एक सर्कल बनाएगा तो उस पर एक एक्सीलरेशन भी लग रहा होगा। अब एक्सीलरेशन कैसा होगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन नहीं होगा, क्योंकि वो सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो इसलिए जो उसका एक्सीलरेशन होगा वो रेडियल एक्सीलरेशन होगा। सो अब हम लोग एक्सीलरेशन निकालते हैं। देन एक्सीलरेशन एट P अलॉन्ग PM। सो PM के अलॉन्ग P पर एक्सीलरेशन क्या होगा, R इंटू ओमेगा स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पर R की वैल्यू क्या है, x sin अल्फा, तो मैंने x sin अल्फा रख दी और ओमेगा स्क्वायर आपका ऐसे ही रहा। सो अगर एक्सीलरेशन ये है तो इसमें मैं मास का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा फोर्स आ जाएगा। सो
इफेक्टिव फोर्स ऑन एलिमेंट पी क्यू। सो पी क्यू पर लगने वाला इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, मास इंटू ये एक्सेलरेशन, ये मैंने रख दिया। तो इसको मैंने एफ से नोट कर दिया, m/2a डेल्टा एक्स। इस मैंने डेल्टा एम की वैल्यू यहाँ पर रख दी और ये चीज़ ऐसे ही रही। अब इफेक्टिव फोर्स अगर ये है तो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, इसका निगेटिव। अब चूंकि ये एक एलिमेंट पी क्यू के लिए था, तो अगर मैं पूरे रॉड के लिए निकालूंगा तो उसमें समेशन लगा दूंगा। तो बस अब हम लोग वही लिखेंगे, देन रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। तो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, माइनस क्यों आया, चूँकि भाई इसका नेगेटिव है तो रिवर्स हो जाएगा। और समेशन क्यों लगाया, चूँकि ये एक एलिमेंट के लिए था, अब हम लोग पूरे रॉड की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर समेशन लग जाएगा m/2a x n अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसमें एक्स कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि भाई अगर आप देखो ये जो रॉड है वो इस लाइन से कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स कॉस अल्फा पर, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इतनी डिस्टेंस पर ही तो लग रहा है, तो इस डिस्टेंस का भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हम लोग इफेक्टिव फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई हो गया। सो जब इसको सिंप्लीफाई करा तो क्या होगा, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस का समेशन m/2a साइन अल्फा कॉस अल्फा ओमेगा स्क्वायर आपका ऐसे ही रहा, एक एक्स ये रहा और एक एक्स ये रहा, तो एक्स स्क्वायर बन गया और डी एक्स आपका ऐसे ही यहाँ पर आ गया। अब क्या हुआ, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स हमको मिल गया है। अब चूंकि डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल में हमको एक्सटर्नल फोर्स भी चाहिए होता है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, वेट के बराबर होता है। अब चूंकि इस रॉड का पूरा वेट इसकी सीजी पर लाई करेगा, अब इस सीजी की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल ए, तो इसके जो वेट लग रहा होगा वो mg होगा। लेकिन इसके अगर हम लोग कंपोनेंट लेंगे तो क्या होंगे, mg कॉस अल्फा और mg साइन अल्फा। बट हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे चूँकि इस डायरेक्शन की बात हो रही है, सो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mga साइन अल्फा। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, mga साइन अल्फा, और वही वेट क्या कहलाएगा, इसका एक्सटर्नल फोर्स। सो मैं वही लिखूंगा। सिमिलरली एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वेट इक्वल टू mga साइन अल्फा। ये क्या है, उस रॉड का एक्सटर्नल फोर्स है। अब हम लोग डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। नाउ वाई डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल, डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों का सम 0 के बराबर होता है, यानी कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। सो मैंने इनको 0 के बराबर कर दिया। अब रिवर्स इफेक्टिव फोर्स हमारा कितना था, ये वाला था, और एक्सटर्नल फोर्स कितना था, ये था, तो मैंने दोनों को लिख दिया है ऐड करके। बट चूंकि नेगेटिव था तो बीच में नेगेटिव आ गया, इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा कि भाई ये यहाँ पर m/2a साइन अल्फा कॉस अल्फा ओमेगा स्क्वायर ये कांस्टेंट है, तो ये समीशन से बाहर आ जाएंगे। और ये जो समीशन है इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे डेल्टा एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस समीशन को इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे तो लिमिट क्या होगी, चूँकि भाई रॉड की लेंथ 0 से 2a तक ही तो है, तो 0 से 2a एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये टर्म आपका ऐसे ही रहा। अब क्या हुआ कि भाई जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, x³ 3, जैसे ही आप अपर लिमिट रखोगे सो क्या मिल जाएगा 8a³ 3। बट अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से देख रहे हैं कि भाई m साइन अल्फा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने कहा कि इन दोनों लाइन से m साइन अल्फा कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से जब m साइन अल्फा चला गया तो g बचा, और यहाँ पर 8a³ 3 रखने के बाद जब आप उसको रखोगे सो आपको क्या मिल जाएगा, m साइन अल्फा जब कॉमन निकालेंगे तो उसके बाद आपका ये टर्म बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा कि भाई इस 3 का इधर क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, सो क्या हो गया 3g माइनस 4a ओमेगा स्क्वायर कॉस अल्फा अपॉन 3। इसके अपॉन में जो 3 आया मैंने इसको इधर लिख दिया है, ठीक है। सो क्या हो गया m साइन अल्फा अपॉन 3 और ये इज इक्वल टू 0। अब चूंकि दो वैल्यू का प्रोडक्ट 0 है तो कन्फर्म ही उसमें एक वैल्यू 0 होगी। तो पहले मैं इस टर्म को 0 करता हूँ, तो क्या मिला, m साइन अल्फा अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से साइन अल्फा इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा की वैल्यू 0। सो ये चीज़ हमारे कोई काम की नहीं है। अब इसको 0 के बराबर करते हैं तो क्या मिला, 3g माइनस 4a ओमेगा स्क्वायर कॉस अल्फा इक्वल टू 0। ये नेगेटिव था, दूसरी साइड गया तो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाला तो क्या होगा, ये जो रिमेनिंग टर्म है वो इसके डिवाइड में आ जाएंगे। सो 3g आपका ऐसे ही रहा, 4a कॉस अल्फा इसके डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 3g अपॉन 4a कॉस अल्फा। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है।